नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको भारत के वित्तीय इतिहास की एक ऐसी सनसनीखेज कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने शेयर बाजार, निवेशकों और पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। ये है 2018 की भारतीय बैंकिंग क्राइसिस की कहानी, IL&FS, DHFL और येस बैंक के घोटालों और पतन की कहानी। कल्पना कीजिए 2018 का वो दौर जब भारत का NBFC सेक्टर और बैंकिंग सिस्टम एक के बाद एक झटके झेल रहा था। IL&FS, जिसे भारत का लेहमन मोमेंट कहा गया, 91,000 करोड़ रुपए के कर्ज के साथ डूब गया। DHFL ने 1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के साथ डिफॉल्ट किया और येस बैंक, जो कभी निजी बैंकों का सितारा था, 17,000 करोड़ रुपए के खराब लोन्स के बोझ तले दब गया। ये सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, बल्कि लालच, खराब गवर्नेंस और कमजोर रेगुलेशन की कहानी है। आइए इस तूफानी सफर में गोता लगाएं और जानें कि कैसे ये संकट पैदा हुआ और इसका क्या असर हुआ। सबसे पहले बात IL&FS की। 1987 में शुरू हुई इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज भारत की बड़ी NBFC थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करती थी। LIC, SBI और जापान की ऑरिक्स जैसी बड़ी संस्थाएं इसके शेयरहोल्डर थी। लेकिन 2018 में IL&FS ने 1,000 करोड़ रुपए का लोन चुकाने में डिफॉल्ट किया। जांच शुरू हुई तो पता चला कि कंपनी पर 91,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें 57,000 करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर बैंकों के थे। IL&FS ने लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स के लिए शॉर्ट टर्म लोन लिया, जिससे कैश फ्लो की भारी कमी हुई। जमीन अधिग्रहण और देरी ने प्रोजेक्ट्स को और महंगा बनाया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने AA रेटिंग दी थी, लेकिन फर्जीवाड़ी पकड़ी नहीं गई। इस डिफॉल्ट ने NBFC सेक्टर में भूचाल ला दिया। म्यूचुअल फंड्स ने पैसा निकालना शुरू किया और HDFC, बजाज फाइनेंस जैसे NBFCs के शेयर 30% तक गिर गए। सरकार को IL&FS का बोर्ड बदलना पड़ा और उदय कोटक की अगुवाई में रिकवरी शुरू हुई, जिसने 2023 तक 55,000 करोड़ रुपए का कर्ज निपटाया। अब बात DHFL की। देवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी जो होम लोन्स देती थी। 2018 में IL&FS संकट के बाद DHFL पर भी संदेह हुआ। 2019 में DHFL ने 225 करोड़ रुपए के कमर्शियल पेपर पर डिफॉल्ट किया। जांच में पता चला कि कंपनी ने 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था और 2 लाख फर्जी होम लोन अकाउंट्स बनाकर 14,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। DHFL ने PMA स्कीम से 1,880 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी हड़पी। क्रेडिट रेटिंग्स डाउनग्रेड हुईं और बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया। निवेशकों और म्यूचुअल फंड्स ने पैसा निकाला, जिससे DHFL का मार्केट कैप 90% तक गिर गया। 2021 में पिरामल ग्रुप ने DHFL को 34,250 करोड़ रुपए में खरीदा, लेकिन निवेशकों का भरोसा टूट चुका था। इस संकट ने NBFC सेक्टर में लिक्विडिटी क्राइसिस को और गहरा कर दिया और रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स ठप हो गए। अब येस बैंक की कहानी। 2004 में शुरू हुआ येस बैंक भारत का चमकता निजी बैंक था, लेकिन 2018 तक इसके लोन्स में गड़बड़ी सामने आई। येस बैंक ने IL&FS, DHFL और अनिल अंबानी ग्रुप जैसी कमजोर कंपनियों को 12,800 करोड़ रुपए के लोन दिए, जो NPAs बन गए। 2019 में बैंक के गैर परफॉर्मिंग असेट्स 17,134 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। RBI ने जांच शुरू की और पता चला कि बैंक ने 3,277 करोड़ रुपए के NPAs को छिपाया। फाउंडर राणा कपूर पर गवर्नेंस और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। 2020 में येस बैंक का मार्केट कैप 30% गिर गया और डिपॉजिट्स निकाले जाने लगे। RBI ने बैंक पर 50,000 रुपए की निकासी सीमा लगाई और इसका बोर्ड अपने नियंत्रण में लिया। SBI ने 49% हिस्सेदारी खरीदकर येस बैंक को बचाया। इस संकट ने निजी बैंकों में निवेशकों का भरोसा डगमगा दिया और RBI को NBFC और बैंकों पर सख्ती करनी पड़ी। 2018 का बैंकिंग क्राइसिस भारत के लिए एक बड़ा सबक था। IL&FS, DHFL और येस बैंक के पतन ने दिखाया कि कमजोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फर्जीवाड़ी और रेगुलेटर्स की ढील कितना नुकसान कर सकती है। इसने NBFC सेक्टर में लिक्विडिटी क्राइसिस पैदा किया, बैंकों के NPAs बढ़ाए और अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी की। RBI ने सख्त नियम बनाए और सरकार ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुधारने की कोशिश की।
लेकिन सवाल ये है, क्या हमने इस संकट से पूरी तरह सबक लिया? दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि निवेश में सावधानी, पारदर्शिता और मजबूत रेगुलेशन कितना जरूरी है। तो क्या आप तैयार हैं शेयर बाजार के इस जंगल में सतर्क रहकर अपनी राह बनाने के लिए? कमेंट में बताइए और इस कहानी को शेयर करें।